on with the session number 3 of the chapter structure of atom. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about Thomson's model of atom. तो ऑब्वियसली अभी हम क्या स्टडी कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थी उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी कि हमने एक जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी. उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने गैस को इनक्लोज किया था एट वेरी लो टेम्परेचर, लो प्रेशर. क्लियर. उसके बाद उन्होंने हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराई थी. तो जो गैसेस एटम्स थे उनसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम निकली. जो स्ट्रीम थी उन्होंने उससे कैथोड रेज के नाम से जाना क्योंकि वो कैथोड से निकलती थी और उनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने वाले रेज बोल दिया गया और वही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए. क्लियर. जो प्रोटॉन्स थे उनकी डिस्कवरी में क्या करा कि जो हमारे ईगोर लस्टीन थे उन्होंने एनोड रेज की डिस्कवरी करी थी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया. उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली. उसमें क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें उन्होंने क्या किया, एक गैस को इनक्लोज किया. बट जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उनकी एक स्पेशली डिजाइन डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें जो कैथोड थी वो पोरस थी. दैट इज पोरस ट्यूब बनाई गई थी उसे, ताकि जो एनोड रेज हैं वो इजीली उसके होल्स में से पास आउट हो जाएं. क्लियर. उन्होंने भी क्या करा, जो गैस थी उसे लो प्रेशर पे इनक्लोज करके रखा और हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराई. तो क्या हुआ, एनोड रेज दैट इज कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई. जो कैनाल रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थी क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी. दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की हमारी डिस्कवरी हो गई. थर्ड चीज आती है जो न्यूट्रॉन्स हैं. तो क्या हुआ कि जब हम कुछ एटम्स का मास फाइंड आउट करते थे तो हमने वेरिएशंस देखे. जो मास है वो एग्जैक्ट मास नहीं आ पा रहा था, इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी करना शुरू किया और फाइनली जो चैडविक थे उन्हें पता लगा कि एक और न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका चार्ज निल होता है. वो पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ अवेलेबल होता है और यही जो पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं. तो ऐसे करके हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी हमने कर ली, उनकी डिस्कवरी हमने कर ली. बट द थिंग इज कि चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, बट ये एटम में अरेंज कैसे होते हैं, कैसे इनकी स्ट्रक्चर्स एटम्स में प्रेजेंट रहती हैं. दैट इज ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये एटम को कैसे फॉर्म करते हैं. यही वाली चीज की जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई और कुछ साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स दिए. उसमें एक इंपोर्टेंट मॉडल हम पढ़ते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें थॉमसन्स ने अपना मॉडल दिया था अबाउट एटम. Clear. So the thing is, first let's study about Dalton's atomic theory suggests that atomic was indivisible, but the discovery of subatomic particles disproved this postulate of Dalton's atomic theory. क्लियर है. स्टार्टिंग हम उसी पॉइंट से करते हैं जिस पॉइंट पे हमें ये पता था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. बट जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली गई तो जो डाल्टन का ये वाला जो हमारा पोस्टुलेट था उसे डिसअप्रूव कर दिया गया. The discovery of electrons and protons suggested that atoms are divisible and they do have inner structure. ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई उसी से हमें क्या पता पड़ा कि जो एटम्स हैं वो डिविजिबल होते हैं क्योंकि इनमें ये जो है तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के हेल्प से मिलके बने होते हैं और इनकी इनर स्ट्रक्चर होती है. दे डू हैव इनर स्ट्रक्चर. बट थिंग वही आ जाती है कि जो इनर स्ट्रक्चर इनकी होती है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, कैसे इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसमें हमारे अरेंज रहते हैं, यही वाली चीज हम मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करते हैं. So after this discovery, it became necessary to find out how these electrons and protons were arranged inside the atom. Obviously necessary हो गया ये find out करना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, ये एटम्स में कैसे अरेंज किए जाएंगे. लेकिन जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस टाइम तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में हमें पता था, न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें पता नहीं था. इसीलिए जे थॉमसन का जो मॉडल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट को शो करता था. बट इसने वो कहते हैं ना, जो एक्यूरेट नहीं बट
स्लाइटली एक्यूरेट जो मॉडल था वो दे दिया, जिसके बेसिस पे अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने और भी डिस्कवरी स्टार्टेड कर दी। तो सबसे पहले जो बेसिस है, हम जो फर्स्ट मॉडल हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो जे थॉमसन का है, एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल प्रपोज किया था। थॉमसन मॉडल क्या कहता है? When J.J. Thomson proposed his model of the atom in 1903, only electrons and protons were known to be present in the atom. As I told you कि जब J.J. Thomson ने अपना ये जो मॉडल था एटम का जब ये प्रपोज किया था, उस टाइम पे क्या था, काफी टाइम पहले किया था, उन्होंने किया था 1903 में, एंड उस टाइम पे सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में पता था। हमें सिर्फ इतना पता था कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जे थॉमसन ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट को ही शो करा, वो न्यूट्रॉन्स के अरेंजमेंट को शो नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम न्यूट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस पता ही नहीं थी। क्लियर? Also, according to the Thomson's model of the atom, an atom consists of a sphere of positive charge with negatively charged electrons embedded in it. क्या था जे थॉमसन के अकॉर्डिंग? उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो एटम्स हैं वो क्या होता है, स्फीयर में कंसिस्ट रहते हैं। दैट इज कोई भी एक एटम है कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर प्रेजेंट होता है जिसमें जो हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं। दैट इज सपोज करो हमारे पास एक स्फीयर है, उसमें आपने कहीं पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें एम्बेडेड कर दिया है। तो ये था हमारा थॉमसन्स का मॉडल। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज इन an atom are equal in magnitude due to which an atom is electrically neutral. उन्होंने ये भी बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है एटम में वो क्या होता है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने हमें दो बात बताई। फर्स्ट तो ये दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। क्लियर? Also he tells us that the positive and negative charge in an atom are equal in magnitude due to which an atom is electrically neutral. According to him, the colored area in the sphere contains all the positive charge in the atom. उनके अकॉर्डिंग क्या था, देखो आप यहाँ पे स्फीयर देखेंगे, यहाँ पे जो ग्रेइश कलर का जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेइश कलर का जो स्फीयर है उसको उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर बोला। इसको उन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। The negative charge are spread throughout the positive charge. जबकि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड रहते हैं। क्लियर? कहीं पे हमारे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहेगा और जो एटम है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो ये था हमारा जो थॉमसन थे उनका मॉडल, दैट according to him the colored area in the sphere contains all the positive charge in the atom while the negative charge are spread throughout the positive charge. Clear? Also, you have to note that the total charge of electrons is equal to the total positive charge of the sphere. जो electrons का total charge होता है वो किसके equal होता है? Total positive charge of the sphere. Spheres के positive charge के equal होता है। These equal and opposite charge balance each other. ये क्या करते हैं? एक दूसरे को balance कर लेते हैं, and due to which an atom becomes electrically neutral on the whole. और उसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली यदि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो इक्वल है पॉजिटिव चार्ज के, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यू कैन से दे विल वैलेंस ईच अदर एंड देयरफॉर द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द होल। तो जो एटम होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो टोटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। We can also compare the Thomson's model of an atom to a watermelon. जो हमारा थॉमसन का मॉडल था उसे हम वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। The red edible part of watermelon represent the sphere of positive charge. आपने देखा जो वाटरमेलन में रेड कलर का जो पार्ट होता है, जैसे हम नॉर्मली जो इसे एडिबल पार्ट कहते हैं, जिसे हम खाते हैं, वो जो होता है वो क्या करता है, वो पॉजिटिव स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। Whereas the black seeds embedded in watermelon are like the electrons. लेकिन जो उसमें black seeds होते हैं, आपने देखे होंगे कहीं पे black कलर के seeds प्रेजेंट रहते हैं, वही जो seeds होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करें। तो जो वाटरमेलन है उससे अब थॉमसन ने अपने मॉडल को कंपेयर किया, क्योंकि जो रेड एडिबल पार्ट था वाटरमेलन का उसको उसने पॉजिटिव चार्ज बोला, while the black seeds embedded in watermelon are like the electrons. अब बात आती है, थॉमसन ने हमारा मॉडल दे दिया,
उन्होंने बता दिया कि जो हमारा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्फीयर रहेगा, पॉजिटिव स्फीयर, उसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एम्बेडेड रहेंगे। जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो रेड एडिबल पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं। लेकिन जो थॉमसन का मॉडल था वो मॉडल एक आइडियल मॉडल नहीं था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट है, J.J. Thomson's model could not explain the experimental result of other scientists such as Rutherford, as there is no nucleus in the atomic proposed by Thomson. क्या हुआ था कि जो J.J. Thomson का मॉडल था उससे कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं था। थ्योरेटिकली उन्होंने बता दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमारे स्फीयर की तरह प्रेजेंट होंगे और जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो उसमें एम्बेडेड रहेंगे, लेकिन उसका कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं था, जैसा कि जो अदर साइंटिस्ट थे जैसे रदरफोर्ड वगैरह थे उन्होंने दिए थे। एज देयर इज नो न्यूक्लियस इन द एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय थॉमसन, और आल्सो उसमें क्या था, कोई भी न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं था। जो थॉमसन ने मॉडल दिया था उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था, उन्होंने न्यूट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं दिया था, उन्होंने बस नॉर्मली थ्योरेटिकली ये वाली बात बता दी थी, ये थ्योरी दे दी थी कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो स्फीयर की तरह रहेगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो उसमें एम्बेडेड रहेगा। Also it does not have any experimental evidence in its support, as I told you, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन्होंने नहीं दिया था। So it's a time for challenging question mark. On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. आपको क्या करना है, जो थॉमसन का मॉडल है उसके बेसिस पे आपको ये बताना है, ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, जो एटम है वो न्यूट्रल कैसे होता है। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the magnitude of positive and negative charges are equal. Therefore, the atom is electrically neutral. अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट रहता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है उनका दोनों का इक्वल होता है। दिस इज द रीजन जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो क्लियर हुआ, एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? अच्छा, हमने थॉमसन्स के मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो स्फीयर की फॉर्म में हमारा एटम प्रेजेंट रहता है, जिसमें जो स्फीयर होता है वो पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, व्हाइल द नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसमें एम्बेडेड रहता है। लेकिन जो थॉमसन थे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं दिया था, इसको उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली शो कर दिया था। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।